साथ दीपिका जांगिड खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। की मांग, आपदा प्रभावित क्षेत्र प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मांगी मदद। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से की शिष्टाचार भेंट, उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का किया अनुरोध। गैरसैंण को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, बड़ी संख्या में जवान किए तैनात, 13 मार्च को आहूत होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र। देवप्रयाग बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने धामी के लिए गुणगान, विकास कार्यों की तारीफ करते हुए कहा, ऑल वेदर रोड बनने से चार धाम की यात्रा हो चुकी है सुगम। उत्तराखंड के लक्सर में कांग्रेस का महंगाई पर विरोध प्रदर्शन, गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि को लेकर किया हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार की अगर बात करें तो नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री उद्योग मंत्रालय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने के लिए अनुरोध किया है। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी उत्पादन में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीकी के साथ ही शोध और प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवास के साथ ही राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उनसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से शिष्टाचार भेंट की। राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का अनुरोध किया गया। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ से भेंट की। धामी सरकार ने जोशीमठ के लिए केंद्र सरकार से मांगा आर्थिक पैकेज, 2000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की गई है। आर्थिक पैकेज का अनुमानित प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। इसी के साथ ही जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के उपचार और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मांगी मदद। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर किए गए क्षति के आंकलन के आधार पर खाका तैयार कर आर्थिक पैकेज मांगा। देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का आवंटन किया जा रहा है और इसी के तहत उत्तराखंड में भी शहरी विकास विभाग द्वारा 394 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र के लोगों को आवास आवंटित किए गए। इस दौरान 1100 से ज्यादा लोगों ने आवास योजना के तहत लॉटरी डाली थी, जिसमें प्रथम चरण में 394 लोगों को आज लॉटरी के माध्यम से आवंटित हुए। आप जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम हर घर को, हर व्यक्ति को हम छत दें। और उत्तराखंड में आप जानते हैं कि जो हमारा लगभग 21 परियोजना यहाँ पे चल रही है और 17,304 लोगों को आवास उनमें मिलना है। आज हमने जो हमारी उकरोली सितारगंज की जो परियोजना है, जिसमें 1168 EWS आवासीय परियोजना जो चल रही है उसमें लोगों को दिए जाने हैं।
आज 394 लोगों का ड्रॉ हमने निकाला है। चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी को, क्योंकि ये योजना जो थी 2017-18 की योजना थी, किसी कारणवश लंबित पड़ी हुई थी और जब मैं विधायक बनकर आया तो मैं लगातार इस योजना को कंप्लीट कराने के पीछे था। और मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे शहरी विकास मंत्री जी को कि आज इस सरकार में ये योजना धरातल पर उतारी गई है। 394 लोगों को हम आज लाभार्थियों को आज हम आवास आवंटित कर रहे हैं और 1168 मेरी विधानसभा में होने हैं। फर्स्ट फेज में हमने 394 लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। विधायक ने कहा कि ऑल वेदर रोड के बनने से राज्य में चार धाम की यात्रा सुगम हो चुकी है। ऐसे विधायकों की यही मांग है कि एक बार फिर सड़कों की साफ सफाई कराई जाए जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चार धाम को लेकर बैठक ली है। निश्चित तौर पर रोड का जो जहाँ पे कहीं मलबा वगैरह इत्यादि सब साफ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार ने चार धाम को लेकर बैठक के लिए जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए, संबंधित अधिकारी होते हैं उस अधिकारी उसका पालन करें। निश्चित तौर पर यात्रा जब से ऑल वेदर रोड बनी है तब से यात्रा बहुत ज़्यादा सुगम हो गई। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि आज गैरसैंण के नाम पर जो भी विपक्ष आरोप लगाने का काम कर रहा है, इसलिए बेवजह गैरसैंण के नाम पर आरोप लगाने का काम कर रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि धामी सरकार बेहतर काम कर रही है, वहां पर अवस्थापना विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सरकार के काम दिख नहीं रहे। कहाँ जा रहे हैं महाराज? सरकार के द्वारा ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है और विधानसभा की बहुत सारी गतिविधियों का संचालन गैरसैंण से इस समय हो रहा है। विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और केवल विरोध के लिए विरोध करना उनका एक प्रकार से ये नेचर बन चुका है, उनकी एक कार्यशैली बन चुकी है जिसमें कोई आधार नहीं है, कोई उसका वेश नहीं है। आगामी 23 मार्च को बीजेपी की प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है, जिसको लेकर एक विस्तृत कार्यक्रम की कार्य योजना भी बीजेपी ने तैयार की है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आगामी 23 मार्च को बीजेपी की प्रदेश सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर पार्टी आगामी 25 मार्च से 31 मार्च तक विस्तृत जनसंपर्क अभियान चलाने वाली है, जिसमें बूथ स्तर तक बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और महत्वपूर्ण लोक निर्णयों के बारे में जनता को बताएंगे। आदित्य कोठारी ने बताया कि इस जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है और पूरा प्रयास है कि ये जनसंपर्क अभियान ऐतिहासिक हो। अभी हमारी सरकार के गठन के 1 वर्ष 23 मार्च को पूर्ण होने जा रहा है और इस 1 वर्ष में सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनको जो भी निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए हैं 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विस्तृत जनसंपर्क अभियान इसमें चलाए जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, जनहित में जो जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों को हम बूथ स्तर तक पहुंचाने का कार्यक्रम 25 मार्च से 31 मार्च तक लेंगे। उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक कार्यक्रम में भाग लेने डोईवाला पहुंचे, जहां बजट सत्र को लेकर अग्रवाल ने कहा कि गैरसैंण आयोजित होने जा रही उत्तराखंड सरकार बजट सत्र ऐतिहासिक होगा। कहा कि इस बजट में जनता के सुझाव भी शामिल किए गए हैं। कि लास्ट टाइम जब मैं पहली बार वित्त मंत्री बना था तो तमाम जनता से हमने सुझाव मांगे थे और जितने हमारे हितधारक हैं उनके साथ बैठना भी हुआ था, चाहे 15 मई 2022 को नैनीताल में बैठना रहा हो या 19 मई 2022 को देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आवास है उसमें बैठना रहा। और बढ़िया बात ये रही कि दोनों में माननीय मुख्यमंत्री जी रहे। इस बार भी हमने प्रयास किया है कि जनता से हम सुझाव लें, क्योंकि अच्छा बजट हम प्रस्तुत करना चाहते हैं और उसमें तमाम उत्तराखंड के लोगों से हमने सुझाव मांगे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मांगे हैं, ईमेल के माध्यम से मांगे हैं, जिलाधिकारियों के माध्यम से स्टेक होल्डर्स की बैठक की है। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग बैठ के संवाद हमने को हमारे जो हितधारक हैं, चाहे कृषि से संबंधित होंगे और व्यापार से संबंधित होंगे, पर्यटन से संबंधित होंगे या अन्य और जो भी हमारे इस प्रकार के हितधारक हैं, सबके साथ बैठना हुआ है। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं।
हर साल की भांति इस वर्ष भी बड़ा गांव में धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। बता दें कि 8 मार्च को होली के महापर्व होने के कारण इस वर्ष बड़ा गांव में 8 मार्च को महिला दिवस नहीं मनाया गया। वहीं महिलाओं ने 8 मार्च को सुबह एक रैली निकालकर महिला दिवस को मनाया। यह महिलाओं ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें करीबन सैकड़ों की तादाद में महिलाएं शामिल रही। बता दें कि विगत वर्ष पूर्व पहले तपोवन न्याय पंचायत में सभी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं पहुंचती थी और तपोवन न्याय पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से सभी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अपने ही गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़े ही धूमधाम से मना रही हैं। आठ मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और इसमें हजारों सैकड़ों महिलाएं रहती हैं और हर महिला प्रतिभाग करती है और अपनी पारंपरिक संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए हर किस्म के नुक्कड़ नाटक करती और सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है अपनी वेशभूषा में। और हर साल ये मेले का आयोजन किया जाता और सभी गांव वाले महिला और पुरुष हमारा साथ देते हैं, जिससे हम ये कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सभी का साथ हमारे साथ अच्छा रहता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा बड़गांव में। जिस ग्राम सभा बड़गांव की अगर हम बात करना चाहें तो ग्राम सभा बड़गांव काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है और बड़ी बात तो यह है कि आज इसी ग्राम सभा बड़गांव में महिला दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि जिस महिला दिवस ने 8 मार्च को होना था, लेकिन होली होने के कारण इस महिला दिवस को आज यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। कैमरामैन साथी सावन राणा के साथ नवीन सिंह, बड़गांव। लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट स्वयं सुरक्षा अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने स्वयं सुरक्षा अभियान का फॉर्म भरकर विधिवत सदस्यता ली। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए स्वयं सुरक्षा अभियान के प्रमुख और संस्थापक रजनीश पांडे ने बताया कि सैनिकों के सम्मान में स्वयं सुरक्षा अभियान के तहत आणविक अकाउंट से प्रतिदिन के हिसाब से लोग सहयोग करते हैं, जिसकी विधिवत रूप से क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट को भी फॉर्म भरकर स्वयं सुरक्षा अभियान में सदस्यता दिलाई गई और अब क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट द्वारा भी प्रतिदिन भारतीय सेना के खाते में जाएंगे। उन्होंने बताया कि जब सेना है तभी हम हैं और सेना के बिना देश अधूरा है, इसलिए सेना का मनोबल बढ़ाने, उसे सशक्त और मजबूत करने के लिए हर भारतवासी को एकजुट होना होगा और इसी संकल्प के साथ स्वयं सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण और भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है और स्वयं जो है रक्षा मंत्री जी स्वयं इस कार्य की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी रेख में और उनके उसमें निर्देशन में कार्य हो रहा है और ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और 1 रुपया तो क्या, सेना के लिए तो, उनके लिए तो जो हमारी रात दिन हमारी सेवा करने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देते हैं, अपना बलिदान देते हैं, उनके लिए 1 रुपये का अगर सारा जीवन भी हम लोग को उनके लिए करना पड़े तो कम है। मैं इस अभियान की बहुत जो है इसकी मैं जो है प्रशंसा करता हूँ। ये हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर विश्वविद्यालय की धरा से हम लोग राष्ट्र और सेना के सम्मान में स्वयं सुरक्षा अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत 1 रुपये प्रतिदिन हम लोग राष्ट्र रक्षा या सेना के अकाउंट में भेजते हैं। और आज यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, जो माननीय विधायक लालकुआ हैं, इनके संज्ञान में भी इस अभियान की विचारधारा आई और माननीय विधायक जी ने विचारधारा का सम्मान करते हुए हमको अपने आवास पे बुलाया और आज अपने बैंक अकाउंट से सीधे सेना के अकाउंट में, राष्ट्र रक्षा के अकाउंट में 1 रुपये प्रतिदिन समर्पित किया। खबर लगातार जारी है, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। सिसोदिया की ईडी रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई पूरी। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। खबर आपको बता रहे हैं, सिसोदिया की सुनवाई में रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली के सीबीआई मामले में जमानत पर 21 मार्च को होगी सुनवाई। सीबीआई मामले में जमानत पर 21 मार्च को अब सुनवाई होनी है। सिसोदिया की ईडी रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है।
सीबीआई मामले में जमानत पर 21 मार्च को होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सिसोदिया की रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सीबीआई मामले में जमानत पर 21 मार्च को होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी राकेश मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मनीष सिसोदिया की यहाँ पर बात की जाए तो अब उनकी जो सुनवाई है वो 21 तारीख को होना यहाँ पर तय की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, दिल्ली शराबबंदी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई थी। उसमें कोर्ट ने 21 मार्च को अगली सुनवाई की है और ईडी की ओर से जो सिसोदिया की रिमांड मांगने कोर्ट से जो रिमांड मांगा था उस पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने करीब 10 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट कुछ देर में फैसला दे सकता है, ऐसी सूचनाएं सूत्रों के हवाले से आ रही है कि बिल्कुल तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार करके आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 मार्च को सुनवाई होगी और जो रिमांड पे जो उसका फैसला है वो अभी सुरक्षित रख लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन 2 में हुई विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। इसके साथ ही MSP अलाउंस सभी रैंक का सम्मान किए जाने को लेकर मांग की गई। इसके अलावा युद्ध में शहीद और घायलों को 1 रैंक 1 पेंशन 2 में पेंशन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग की गई है। लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बालावाली तिराहे पर हाल ही में गैस के मूल्यों में 50 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने को लेकर अपनी पीठ के ऊपर गैस सिलेंडर रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के अंदर महंगाई और भ्रष्टाचार की आग लगी है। अडानी ने देश को लूटा है, सरकार का अडानी से क्या संबंध है? उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी देश से बाहर देश की निंदा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी आग लगती है, वहीं जब राहुल गांधी अपने देश भारत में आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाती है। महंगाई की आग लगी है, भ्रष्टाचार बेईमानी की आग लगी है। अडानी ने किस तरीके से देश को लूटा है, अडानी का मोदी से क्या संबंध है? राहुल जी रोज चिल्ला रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है, कोई कमेटी का गठन नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, हर बार गैस के सिलेंडर पर पैसा बढ़ा देते हैं हाईकमान के निर्देश पर। आज यहाँ लक्सर में संत कुमार पवार की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ बालेश्वर जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं और ये गैस के खिलाफ जो अभी 50 रुपए बढ़ाए हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। मानवाधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारक समिति देहरादून द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता में समिति द्वारा 15 वर्षों से लगातार नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मानव अधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने बताया कि युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए वह लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक करते हैं और इस अभियान की शुरुआत उन्होंने 2005 में हल्द्वानी में की थी और अब तक वहां लाखों लोगों का नशा छोड़ा चुके हैं और 40,000 से अधिक लोगों को नशा छोड़ने के लिए शपथ भी दिला चुके हैं।
पिछले 15 वर्षों से नशे के खिलाफ जंग मिलकर लड़ेंगे हम, इस मुहिम को हम लोग चला रहे हैं। और आज 15 वर्ष, क्योंकि लगभग 7.5 लाख बच्चों से, युवाओं से, जो 6ठी से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं में है, विशेषकर टीनेजर बच्चों से हम मिले। और आज ये जो मंच है, मंच में वो लोग हैं जिन्होंने इस समाज को, इस देश को, प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है। और निश्चित रूप से इन सबकी उपस्थिति और हमारा ये जो प्रयास है युवाओं के बीच युवा संवाद, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरह से एक देश का सैनिक सरहद में रह के अपनी ड्यूटी को निभाता है, हर व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो इंसानियत के नाते आज के सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो नशा है, उसको लड़ने के लिए, उससे समाज को बचाने के लिए, एक एक बच्चे को बचाने के लिए उसको आगे आना होगा। डोईवाला दूधली क्षेत्र के ग्रामीण लगातार सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन पर ज्ञापन भी सौंपा है, परंतु दुर्भाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक मात्र 8 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते आए दिन दूधली रोड पर हादसे हो रही हैं। शासन प्रशासन लगातार हो रही सड़क हादसों के बावजूद ग्रामीणों की सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों की मांग है कि दूधली रोड का चौड़ीकरण किया जाए, जिससे हादसों में कमी आए। डिमांड है कि जो हमारा दूधली बाईपास रोड है, इसका चौड़ीकरण के लिए हम लोग आज एसडीएम साहब के पास आए हैं। हम चाहते हैं कि ये 8 किलोमीटर की जो रोड है, ये जल्द से जल्द चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। जब से हाईवे पर टोल लगा है, तब से सारा भारी ट्रैफिक इस दूधली रोड से निकलता है। और जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो इस रोड को, सारे ट्रैफिक को इस रोड पर डाइवर्ट कर दिया जाता है, ना ही कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हमारे क्षेत्र की जनता, हर किसी ना किसी महीने कितना दिन किसी न किसी की मौत हो रही है। और अभी एक ज्ञापन देने आए थे दूधली क्षेत्र के कुछ लोग थे, उसमें जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानगण भी थे। उनका ये था कि उसका चौड़ीकरण, जो सड़क मार्ग है, चौड़ीकरण का मुद्दा है, और वो मेरे द्वारा अभी उन्हीं के सामने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश, खंड ऋषिकेश से बात की गई। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि ये जो प्रस्ताव है वो शासन स्तर को प्रपोजल भेजा जा चुका है। हमने इन लोगों से भी बात की कि आप लोग भी अपना पैरवी कर लीजिए, हम लोग भी जो ज्ञापन है उसको उचित माध्यम से भेज। उत्तराखंड में बिजली संकट गहराता ही जा रहा है। अभी भी राज्य में बिजली उत्पादन और सेंट्रल पूल कोटे की बिजली को मिला दिया जाए तब भी राज्य में 20,000 यूनिट की कमी पड़ रही है। ऐसे में राज्य को उत्पादन नजर उन बंद पड़े उत्पादन केंद्रों पर है जो कि गैस की मदद से चलते हैं, जिनको चलाया जा सकता है। इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री की शुक्रवार शाम को 5 बजे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ एक अहम बैठक होने वाली है। सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि अभी भी बिजली संकट लगातार बना हुआ है, जो बारिश कम होने की वजह से पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली संकट से उबरने के लिए राज्य में गैस आधारित विद्युत प्लांट पर काम कर रही है। इस बार विंटर रेनफॉल कम हुई है, हालांकि 1 अप्रैल के बाद ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नदी में जलस्तर बढ़ जाता है। तो 1 अप्रैल के बाद हमारी जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो नॉर्मलसी पे आ जाएगी, लेकिन नॉर्मल जनरेशन करने के बावजूद हम लोग अभी डेफिसिट में है। तो ये डेफिसिट अलग अलग टाइप के हैं। कुछ तो नॉन पीक पीरियड में 500 मेगावाट तक की डेफिसिट रहती है, और पीक पीरियड में ये बढ़ करके 800 मेगावाट तक चले जाते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म टेंडर्स हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोग कुछ ले रहे हैं, और जो 300 मेगावाट भारत सरकार ने अभी अलॉट किया है, और गैस प्लांट को चलाने की जो कोशिश है, इन सब से हट करके एक मीडियम टर्म टेंडर भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में गैरसैंण का पहला विधानसभा सत्र 13 मार्च से आहूत होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों और आंदोलनकारियों द्वारा सत्र के दौरान प्रदेश में गठित विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव और आंदोलन भी किए जा सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। वहीं सत्र के दौरान कोई व्यवधान पैदा न हो, इसको लेकर भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने चमोली पुलिस को मुख्यालय स्तर से अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी। सत्र स्मूथली चलने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। पीएसी भी है और अग्निशमन का भी लगेगी, और महिला पुलिस भी लगेगा। हमारे आंकलन हो गया है और उनको चमोली डिस्ट्रिक्ट को हिदायत दी गई कि प्रॉपर व्यवस्था करें जोन सेक्टर बांध के।
उत्तराखंड में सत्र के दौरान कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। सचिवालय और विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारी की छुट्टी पर रोक लगा दी है। वहीं अप्रिय स्थिति में ही कर्मियों को छुट्टी की अनुमति होगी। काशीपुर में कम समय में जन्मे बच्चों को बचाना डॉक्टर के सामने बड़ी चुनौती है। यह नवजात लड़का बीते रोज पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर किश्तवाड़ से लाया गया। इसका वजन 400 ग्राम है, जबकि इसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर है। अब ऐसे में डॉक्टरों के मुताबिक इस नवजात के जन्म की समाअवधि 21 सप्ताह 5 दिन है, जबकि गूगल के मुताबिक देश के सबसे कम समाअवधि में जन्मे नवजात लड़की की समाअवधि 24 सप्ताह है और उसका नाम अर्जुन है, जो कि हैदराबाद का है। ये शिशु देश का सबसे कम समाअवधि में जन्मा बच्चा है। कम समाअवधि में जन्मे इस शिशु की किडनी, फेफड़े, दिल आदि सभी अंग अपरिपक्व है। सबसे ज्यादा समस्या बैक्टीरियल संक्रमण की है, जो कि क्लेब्सियाला नामक है, जो कि बेबी किलर साबित होता है। इसके अलावा सांस फूलने की समस्या बार बार आती है, जो कि इस बच्चे में अब तक 8 बार हो चुकी है। अगर डॉक्टर संक्रमण से इस बच्चे को बचा पाए तो इस बच्चे को बचाने में कामयाब रहेंगे। देखिए, ये जो बच्चा हमारे पास एडमिट है, ये 21 हफ्ते 5 दिन पे पैदा हुआ था। इसका वजन 400 ग्राम है। इसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर है। जब हमने गूगल पे रिकॉर्ड्स चेक किए तो हिंदुस्तान का सबसे छोटा बच्चा जो बेटा बेबी बॉय है, वो अर्जुन रहा है, जिसका 430 ग्राम वेट था। ये हैदराबाद का रहने वाला था। और इस बच्चे से जो हमारे पास बच्चा एडमिट है, इसका 30 ग्राम वेट कम है और लंबाई करीब 3 सेंटीमीटर कम है। हिंदुस्तान के लिहाज से अगर बात की जाए तो जो स्मॉलेस्ट बच्चा है वो शिवान्या है, जो 375 ग्राम पे हुई थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उत्तरकाशी में पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। बता दें, गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल को खुलने जा रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट प्रत्येक वर्ष शीतकाल में 30 नवंबर को बंद किए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल को गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खोले जाते हैं। पार्क क्षेत्र में स्थित गोमुख तपोवन ट्रैक, केदारताल, सुंदरवन, नंदनवन, वासुकी ताल, जनक ताल ट्रैक के साथ ही गरतांग गली आकर्षण का केंद्र है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यूनिफॉर्म का डिजाइन और रंग तय करने के लिए एजेंसी से परामर्श लिया। बता दें कि राज्य सरकार का फोकस 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर मेडिकल हेल्थ कैंप डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। काशीपुर में बीते रोज रंगों की पर्व होली का त्योहार देश और प्रदेश के साथ साथ काशीपुर सहित आसपास के क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। काशीपुर में बीती शाम रामलीला मैदान में इस मौके पर एक भजन संध्या का आयोजन किया गया।